एक घर दामाद की अहमियत तुम क्या जानो शकुंतला। मैंने हकीम की बेटी से शादी कर ली, लेकिन यहाँ मसला खड़ा हो गया। क्या? कि मसला खड़ा ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं मैं काम से आता हूँ। कह रहे नहीं, तुम इतनी देर से घर आते हो तो तुम अपने जौजा का हक कैसे अदा करते हो कि उनको कोई बताए कि उनकी जौजा तो हक हमें देती ही नहीं है ना। लकड़ियाँ काट कर घर आने वाले ख्वाब देखने वाला बंदा खुश साली से भी ज़्यादा ख़तरनाक सालियों के बीच में फंस गया अब ये बंदा। आदाब पढ़ रही हूँ। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई क्योंकि आपकी होस्ट जेनी आपके लिए हाजिर है। तो आज हम बात करेंगे प्यार, मोहब्बत और टूटे हुए दिलों की, क्योंकि जोड़ों का दर्द जोड़े ही जानते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हाई क्वालिफाइड रन मुरीद हैं, और रन मुरीद होने के साथ साथ वो घर दामाद भी हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रन मुरीद साहब। वैसे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना असली मुंह लेकर हमारे पास आए हैं। ऐसे ही नहीं आपा, बड़ी मुश्किल से ना मैं लो ब्लड प्रेशर का बहाना बना के घर से बाहर निकला हूँ, बेगम को समझा के दफ्तर में। और ना वो असल में घर में ना सारा काम रखा हुआ मेरा। अभी तक मैंने ना बस सिर्फ पोछे लगाए थे, घर के सारे बर्तन रखे हुए हैं। अभी वो मुन्ने के जो है ना मैंने चड्डे भी नहीं धोए, और ऊपर से ऊपर जो वो ना खाना भी नहीं पकाया। अभी जो ना बेगम मेरी जो है ना वो आ जाएंगी 6 बजे, दफ्तर से आ जाएंगी बेचारी थक हार के। उनसे मैं अभी बस यही पूछ रहा था कि जानू मैं क्या पका के दूँ, क्या पका के दूँ। और वो इतने प्यार से मुझे डांटती हैं, इतने प्यार से, इतने लाड से मुझे जानती है कि कमीने जो पकाने पका ले, मर जा तू। इतने प्यार से बोलती है ना कि मैं बस मैं वहीं फ्लैट हो जाता हूँ। घर का काम, खाना पकाना, बेगम की जॉब, कुछ समझ नहीं आया मुझे। एक घर दामाद की अहमियत तुम क्या जानो शकुंतला। अभी आपने कहा ना कि मैं रन मुरीद हूँ, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं रन मुरीद प्लस घर दामाद हूँ। तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। अगर हम घर छोड़ के कहीं जाते हैं ना किसी काम वाम से, जैसे अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि घर के काम वाम कौन करेगा, हैं। अच्छे खासे आप रन मुरीद थे तो घर दामाद क्यों बन गए? अच्छा भला मैं स्कूल की वैन चलाता था, आपकी भाभी को ना मैं अगली वाली सीट पे बिठाता था। ऐसा क्या था कि आप अगली सीट पे बिठाते थे? आपने देखा होगा ना स्कूल की वैन जो ड्राइवर चलाता है, जो सबसे प्यारी प्यारी टीचरें होती हैं ना उनको वो आगे ही बिठा देता है, और जो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है ना उनको बीच में बिठाता है वो, तो उनको वो गेयर लगाने में आसानी होती है ना। खैर, आपके प्यार के सिग्नल आना कब शुरू हुए? हाँ, मैं ना उनसे ना वैन की जो साइड मिरर होता ना उसका वो शीशा मैं उनसे ठीक करवाता था कि थोड़ा सा लेफ़्ट पे कर दो, थोड़ा सा राइट पे कर दो, बस। हाँ, अब ना वो ये समझती थी बेवकूफ़ कि मैं उनसे जो शीशा सही करवा रहा हूँ ना, पीछे वाली गाड़ियाँ देखने के लिए सही करवा रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत शरारती था। नॉटी। हाँ, वो ना फिर मैंने जैसी बस फाइनल हो गया ना हमारा, तो मैंने ना शादी की ऑफ़र मार दी। अच्छा। हाँ। वाओ, तो फिर वैन में ही शादी हो गई? नहीं नहीं ना, हमारे ऐसे नसीब का, मैंने जैसी शादी की ऑफ़र मारी ना तो उन्होंने मुझे चमाट मारी। हाँ। मुझे कहा कि शर्म नहीं आती, मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ। तो फिर मैंने कहा कि 10 साल इंतज़ार कर लेता हूँ। अच्छा, तो फिर आपने इंतज़ार किया और फिर शादी हुई? नहीं 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 बाजी, ऐसे कहाँ, आप तो बस सुनती जाए, कहानी तो अब शुरू होती है फिर। अरे तो फिर आपने ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, असल में इसके बाद ना फिर मेरे साथ ड्रामा चालू हो गया। वो ना मुझे कॉल कर कर के कहती थी कि वो ना मेरे अम्मी अब्बू नहीं मान रहे, मैं जहर खा के मर जाऊंगी और तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, जहर मत खाना प्लीज़, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो ना फिर मैंने भी कुछ कम फिल्मी ख्वाब नहीं देखे थे। फिर मैं भी अजय देवगन बन के ना मैं ना अपने ससुराल गया। मैंने ना वो अम्मी अब्बू को, जो है हमारे अम्मी अब्बू है ना, मतलब उनके अम्मी अब्बू, उनके मैंने मिन्नतें तर लेंगी। मैंने कहा अम्मी मान जाएं प्लीज़, अब्बू मान जाएं प्लीज़, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से जो है ना बच्चे होंगे आप लोगों की तरह, प्लीज़ मान जाए। फिर वो ना उनको ये एहसास हो गया कि ना पार्टी पक्की हो गई है। मैं ये समझ रहा था कि मैं उनको दिया बना रहा हूँ, लेकिन बात ये है ना, असल में बात ये थी ना कि असल में बन दिया मैं रहा था। वाह यार,
अमेजिंग। हाँ। और इस तरह आपने अपना प्यार जीत लिया। असल में मैं तो ये समझ रहा था फिल्मों में नहीं होता कि वो ना सुसर ना ब्लैंक चेक आगे उसके मुंह पे मारता है कि भाई मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, इस पर अपनी अमाउंट लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ तो उन्होंने केबीसी खेलना शुरू कर दिया, कौन बनेगा करोड़पति, और करोड़ों रोड़ों उसमें कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही ऑप्शन दिया, घर दामाद का, बस, और मुझे वही पिक करना था। तो अगर आप वाकई परेशान थे तो कहीं और शादी कर लेते। मतलब मरे क्यों जा रहे थे उस चुड़ैल के पीछे? मतलब कोई पिस्तौल रख के तो नहीं उन्होंने आपको कहा था कि शादी कर लो? असल में आप ही ना, मैं पहले ना बहुत चूज़ी था। वो ना मैं ना मेरे पास जो भी रिश्ते आते थे ना, मैं उनको मना कर देता था कि नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं पसंद मुझे। तो उसके बाद ना वो रिश्ते आने ही बंद हो गए। और फिर लोगों ने ना बातें बनाना शुरू कर दी कि लौंडे में ना कुछ कमी लग रही है। अबे लौंडे में कोई कमी नहीं थी। वो फिर लोग इधर उधर बातें बनाने शुरू हो गए, बोले एक हकीम है उसके पास ये इलाज कराने जाता। अबे भाई वो हकीम हमारे जो है ना एक बड़े थे, उनसे मैं मशवरे लेने जाता था। अक्सर कारोबारी मशवरे होते थे तो मैं वहाँ जाता था। लेकिन लोग बातें बनाने शुरू कर दिए। मैंने क्या किया, आपके भाई ने क्या किया कि उस हकीम की बेटी को ही सेट कर लिया। ये जो टीचर थी ना, ये हकीम की बेटी थी। मैंने हकीम की बेटी से शादी कर ली। लेकिन यहाँ मसला खड़ा हो गया। क्या? कि मसला खड़ा ही नहीं हो रहा था। हकीम साहब को ये बात पता थी कि मैं कितने पानी में हूँ, लेकिन वो अपनी बेटी को बोल नहीं पा रहे थे। हैं? अब वो मसला यहाँ पे जो है ना हो गया। तो उसने कहा कि भाई तू यहाँ पे घर पे ही रही हो, मैं तुझे दवाएं दूंगा, तू ये खा, तो आराम से घर पे ही रही हो। तो ये मसला बना असल में घर दामादी का। लेकिन लोगों को नहीं पता ना। आप तो ये बात समझ सकते हो, हैं? आप हो सकता है इस कर्ब से गुजर रहे हो, लेकिन ये लोगों को नहीं पता होता ना। तो मैं घर दामाद बन गया। मैंने कहा भाई उधर हाथ के हाथ ही इलाज चल रहा है अभी। हकीम साहब भी जो है ना, जो हमारे ससुर अब्बू हैं, हमारे अब्बू जी हमें हाथ के हाथ जो है ना, हमें पुड़िया उड़िया भी पकड़ा देते हैं। अच्छा, आपके घर वालों ने नहीं रोका आपको घर दामाद बनने के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप ही बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल में हमारी बेगम का नाम है आमना। मैं आमना को मैसेज करने वाला था, मैंने गलती से अम्मा को कर दिया। ओह। हाँ, वो मैसेज था भी अच्छा वाला नहीं, ज़रा टेढ़ा मैसेज था। मैं जैसे ही घर पहुंचा ना, अम्मा ने ना बेलन हाथ में लिया हुआ था और बहुत कूटा मुझे। इतना बुरा बुला बोला ना कि शर्म नहीं आती तुझे। इतने में ना मौके की मुनासबत देख के ना अब्बा भी उस फड्डे में कूद पड़े। और अब्बा ने ना वहाँ से ना वो उठा लिया, वो नहीं होता जिससे फ़र्श को सुखाते हैं, वाइपर है, वो उठा लिया। और उससे मुझे जो है ना तशद्दुद का जो है ना उन्होंने अपना पूरा मुजाहरा किया। तो दोनों ने ना, अम्मा अब्बा ने मुझे बहुत कूटा और मुझे बोला घर से निकल जा, दफ़ा हो यहाँ से, आइंदा तुम्हारी शक्ल ना देखूँ मैं। तो असल में ये वजह बनी मुझे। मैं कहाँ जाता मुझे बताओ, है? फुटपाथ पे पड़ा रहता मैं हीरोइनचों की तरह, क्या करता मैं? तो इसका मतलब आपके घर वाले इस शादी से रजामंद नहीं थे? आप ही ना, अब्बा ने ना मुझे तो पहले ही घर से निकाल दिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर दामाद बनकर ना अपनी ज़िंदगी गुजार दूँ। तो मैं जब अपने यार दोस्तों को देखता था ना कि ये लोग इतना काम करते हैं गधों की तरह, तो मैंने कहा मैं घर दामाद बनकर ना इनकी हटाऊँगा। तो लेकिन मैं गलत था। अब जब उनको देखता हूँ ना तो वो मुझे गधे नहीं दिखते। मैं जितना काम करता हूँ ना गधों की तरह। अरे अरे अरे। नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक बात बताऊँ आप ही, ये जो शादी का लड्डू है ना, ये वाला लड्डू जो है, ये सिर्फ पहली रात को ही ना, मेरा मतलब पहले दिन में ही ना बस अच्छा लगता है। उसके बाद ना ये लड्डू नहीं है, ये ना। अच्छा एक बात बताएं, चलें छोड़ें। महल्ले का, शहर का, हर घर दामाद का, हर किसी का बदला लेगा तेरा ये पंटू। चले खैर, एक बात बताएं, आपने पहली बार दिल से कब तस्लीम किया था कि आप रन मुरीद हो चुके हैं? असल में मैं ज़्यादातर घर में रहता हूँ, तो बच्चे ना मुझे ना मम्मा समझने लग गए। और बेगम काम पे जाती हैं और फिर लेट घर आती हैं, तो बेगम को ना वो पापा कहने लग गए। लेकिन बच्चे मुझसे ज़्यादा अटैच्ड हैं क्योंकि उनकी केसिंग मैं बदलता हूँ ना। बच्चों की केसिंग? हाँ, उनके डायपर उनके। अगर आपके कोई दोस्त या अजीज़ रन मुरीद या घर दामाद हैं तो आपने उनसे सबक क्यों नहीं सीखा? किससे सीखता आप ही? हमारा तो पूरा ख़ानदान ही रन मुरीद है। अक्सर ख़ानदान वाले जब मेरे पास आते हैं ना तो मुझसे कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, हैं? टेंशन नहीं लेनी। अरे भाई मैं कहता हूँ कि मैं क्यों ना लूँ टेंशन, कैसे ना घबराऊँ, मैं भी तो इंसान हूँ ना।
तो वो आगे से बोलते हैं आर यू मैड, तो मैं बोलता हूँ नो, सेल्फ मेड। सारे काम क्योंकि मैं खुद करता हूँ ना अपने घर के। तो मतलब इसका ये है कि रन मुरीदी हर किसी को रास नहीं आती। हाँ कह सकते हैं आप, लेकिन ये फुल टाइम जॉब है और ज़िंदगी भर ना आपको एक ही सैलरी पे काम करना पड़ता है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? कभी तो आपको उस पर प्यार आया होगा, कभी तो उसकी जुल्फ के साए तले उम्र भर रहने की कसम खाई होगी। ऐसी की तैसी इन जुल्फों की आप ही। आपको पता है जब कभी कभी गलती से ना बेगम साहिबा ना किचन में जाती है ना खाना पकाने के लिए, तो उनकी जुल्फों के लंबे लंबे बाल ना खाने में हमको खाने पड़ते हैं। और इसी के बरक्स अगर मेरे घर में ना एक बिल्ली थी, मैंने उसको भी रवाना कर दिया घर से, इसी चक्कर में कि अगर खुदा ना खास्ता एक छोटा सा बाल भी बेगम की प्लेट में निकल आया तो बेगम ने ना मुझे गंदे कपड़ों में ना, पता क्या करती है वो? क्या? गंदे कपड़े मेरे मुंह के ऊपर रख के ना ऊपर बैठ जाती है और मुझे उसी में सांस लेनी पड़ती है। आपके तजुर्बे के मुताबिक एक जॉली माइंड का बंदा घर दामाद नहीं बन सकता। जी हाँ, एक ज़माने में आपका भाई भी अच्छा भला गुंडा हुआ करता था, जुआ सट्टा हर किस्म का नशा करता था मैं। फिर एक लड़की के चक्कर में मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी। अब उससे भी अच्छी लड़की मुझे मिल गई, आपकी भाभी की शक्ल में। मैं पता कैसा आदमी था? कैसे? जंगल में ना सुबह का वक्त गुजारने वाला और शाम में ना लकड़ियाँ काट कर घर आने वाले ख्वाब देखने वाला बंदा। खुश साली से भी ज़्यादा ख़तरनाक सालियों के बीच में फंस गया अब ये बंदा। क्यों? अब सालियों ने क्या कर दिया? वैसे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं आप भी। हाँ, अम्मा 3 महीनों से कह रही हैं कि बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले चल, लेकिन मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि अम्मा बाइक ख़राब हो गई है। लेकिन मेरी सालियाँ मेरी पंचर बाइक पे बैठ जाती हैं, बोलती हैं चल हमें गोलगप्पे खिलाने लेकर चल चल चल, ओठ ओठ ओठ, और उनको लेकर जाना पड़ता है क्योंकि मैं उनको मना नहीं कर सकता। उनको अगर मना कर दिया ना मैंने, खुदा ही कसम, वो ऐसा इल्ज़ाम लगा देती है ना कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ओहो, सैड। मतलब आप हकीकी ज़िंदगी भी मुश्किल में गुजार रहे हैं उस घर में। आप घर में? मैं तो उस घर में अपनी बेगम के खर्राटे तक नहीं बंद करवा सकता। क्यों? घर बेगम के नाम पे, बच्चे बेगम के नाम पे, अम्मा अब्बा बेगम के नाम पे, मैं बेगम के नाम पे हूँ। 2 मिनट लगाती है मुझे घर से बाहर फेंकने में। तुम्हें पता है आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ? क्या? मेरी बेगम ने मुझे उठाया कि जानू उठो जानू। मैंने कहा हाँ क्या हुआ? तो मुझे कहती चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ पीऊँगा। तो मुझे कहती है कि कप मेरे लिए भी बना लेना, चीनी 1 चम्मच रखना। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा, रोबोट नहीं है, बेगम है। कभी तो प्यार से बात की होगी उसने आपसे। पहले वो कहती थी कि तुम नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो तुम नहीं। ओह सो स्वीट। हाँ, लेकिन अब कहती है कि कमीने, या तो मैं नहीं या तो तुम नहीं। प्यार से कहती होगी यार, आप इल्ज़ाम तो ना लगाएं उस बेचारी पर। ऐसा तो नहीं हो सकता। अब रिश्ते तो उसके भी आए होंगे ना बहुत सारे, लेकिन उसने आप ही को चुना। पता है वो ना आप ही ना मुझे हमेशा प्रेशराइज करती है। मुझे कहती है कि मेरा ना फुला पायलट का रिश्ता आया था, मैंने मना कर दिया। मेरा फुला खिलाड़ी का रिश्ता आया था, मैंने मना कर दिया। लेकिन उस बेवकूफ़ को कोई समझाए कि पायलट तो सिर्फ जहाज़ ही चलाता है ना, और खिलाड़ी सिर्फ छक्के मारता है। चलें छोड़े रन मुरीदी और नखरे वाली बेगम। ये बताएं सास ससुर तो अच्छे होंगे ना आपके साथ? हज़रत शेक्सपियर ने फरमाया है कि ये दुनिया एक स्टेज है और ससुर और सास का ड्रामा उसमें चालू है। अक्सर सास ना मुझसे लड़ झगड़ कर यही कहती है कि लाखों की लड़की दी थी हमने तुम्हें, क्या हालत कर दी इसकी। और मैं उनसे यही कहता हूँ कि आधी कीमत पे वापस ले लो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ससुर की सुनो, शादी से पहले उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को हाथी घोड़े दूँ। मैंने कहा चलो शुक्र है, उम्मीद है माल आने की। मैंने कहा माल वाल आएगा, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। ऐन बारात वाले दिन उन्होंने एक शतरंज पकड़ा दिया मुझे उसमें, और उसमें भी 2 घोड़े और 1 वजीर कम था। आपके बच्चे दादी से मिलने तो जाते ही होंगे, या उस पे भी आपकी बेगम रोकती है? जी मेरे बच्चे ना दादी की तरफ जाते हैं हर हफ्ते, और जब भी वो वापस आते हैं ना तो सास हमेशा यही कहती है बच्चे कुछ कमज़ोर लग रहे हैं।
ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अम्मा जो है ना, वो उनकी दादी नहीं है बल्कि वैम्पायर है और उनका खून निचोड़ लेती है। काश मैं ना आपकी बेगम से बात करके अपने बहन और बहनोई की तरह ना आप दोनों के प्यार का टांका जोड़ सकती। आपको पता है मेरी बहन है ना, वो बिना किसी टॉपिक के मेरे बहनोई को 2 घंटे तक डांट सकती है। मेरी बेगम को ना तो माइक की ज़रूरत है और ना टॉपिक की ज़रूरत है। क्या समझ रही हैं आप? हल्का ले रही हैं आप मेरी बेगम को। इतना जहर माशाल्लाह से उसके अंदर भरा हुआ है ना, इतना जहर और इतनी नेगेटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जब उगलती हैं ना तो ख़त्म ही नहीं होती, घंटों घंटों तक लगी रहती हैं वो। शुक्र है। एक बहू की तरह घर दामाद को सास के साथ क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? मैं हनीमून पे चला गया सास को अकेला घर पे छोड़कर। जब वापस आया तो सास ने जो हमें बातें सुनाई, कहने लगी कि इतना खर्चा हो गया, आज अगर पैसा बचाओगे तो कल काम आएगा। हालांकि मेरे नहीं आएगा काम, उन्हीं का आ रहा है काम। सास ससुर से तंग आकर मैंने जॉब शुरू कर दी। जब जॉब शुरू की तो रात को मैं देर से घर आने लग गया। तो एक दिन सास ने मुझे पकड़ लिया कि कहाँ तुम इतनी देर से घर आते हो, हैं कहाँ मुँह काला करा के आते हो। मैंने कहा नहीं मैं काम से आता हूँ। कह रहे नहीं, तुम इतनी देर से घर आते हो तो तुम अपने ज़ौजा का हक कैसे अदा करते हो। हालांकि उनको कोई बताए कि उनकी ज़ौजा तो हक हमें देती ही नहीं है, वो हक उन्होंने अपना संभाल के रखा हुआ है। एक दिन फिर मैं जल्दी घर आ गया जॉब से। हाँ, फिर कहने लग गई मुझे, हाय आज तो तुम जल्दी आ गए, तुम काम पे गए भी थे या नहीं। तो मैंने गुस्से में आके कह दिया कि हमारे बॉस ने कहा जाओ काम नहीं करो जहन्नुम में जाओ। तो मैं यहाँ आ गया। तब से बड़ी भी मुझसे बात नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। मुझे तो लगता है कि आपकी सास बड़ी नफीस खातून है। मैंने सुना है कि आपके घर के दरवाजे पर डाकुओं ने उन्हें लूटा, तो बेटे और दामाद होने के नाते आपने उन्हें बचाया क्यों नहीं उस वक्त? मैं पागल हूँ? मैं दरवाजे के अंदर से सारा माजरा देख रहा था और मैं दुआएं कर रहा था अंदर ही अंदर से कि या अल्लाह इन स्नैचर्स के हाथों में या अल्लाह ताकत दे, इनको हिम्मत दे, इनको इस्तिकामत दे कि ये दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दें अपने हथियारों से। लेकिन उस दिन मेरी दुआओं में इतना असर नहीं था और जो हमारी सास थी ना, वो जिंदा सलामत हट्टी कट्टी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इतनी फटीकें आपकी सास करती क्या है? वो शादियों पे ना अपनी जैसी औरतों के साथ कोने वाली टेबल पे बैठ के बिरयानी खाते हुए खिचड़ी पकाती हैं। बहुत बड़ी फटीक है वो। अच्छा, मैं चाहूँगी कि दुनिया के जितने भी खाविंद हैं आप उन्हें बताएं कि बेगम को कंट्रोल करने का तरीका। बेगम को कंट्रोल करने का मतलब खुश करने का एक शर्तिया तरीका बताऊंगा, लेकिन बस आप लोगों ने जो ना दुआएं देनी है, मुझे दुआएं देनी, बस। डन हो गया। भाई जितने भी खाविंद हजरात हैं ना, आपको जब लगे ना कि बेगम हमारी गुस्से में आ गई है ना, तो आप लोगों ने सबसे पहले एक लंबी सांस लेनी है। उसके बाद आपने एक कोना देखना है कोई, और उस कोने में जाके कुत्ते की तरह आपने जो है ना ऐसे करके बैठ जाना है, ऐसे, और ज़बान बाहर निकाल के आपने बेगम की तरफ देखना है। और बेगम कुछ भी बोले आपको, वो आपने फ़ौरन कर देना है। आप अगर ये प्रैक्टिस अपनी हफ्ते में 3-4 दिन रखेंगे, खुदा की कसम आपकी लाइफ में कोई किसी किस्म की टेंशन होगी ही नहीं। ये शर्तिया बात बता रहा हूँ मैं। कुत्ता बन के रहो, बस कुत्ता। तो आपके ख्याल में घर दामादी नाकाम तजुर्बा है? और नहीं तो क्या अभी, बिल्कुल। शादी से पहले हमारी जो बेगम थी वो रेगुलर कांच की बोतल की तरह थी। अब शादी के बाद जब घर दामाद मिला तो उसके बाद अब जंबो बोतल की तरह हो गई हैं। मेरा तो सब भाइयों से एक ही मशवरा है, बस ये एक नुस्खा है जो वो अपने पल्लू से बांध लें। बेगम कुछ भी बोलें, आगे से आपने बोलना है ओके बॉस, यस बॉस, ओके बॉस, यस बॉस। यही आपकी कामयाब जिंदगी का कामयाब नुस्खा है, बस। हेलो जी बॉस, जी बॉस, जी बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, ओके। कौन था? नहीं बॉस की कॉल नहीं थी,
फिर हमारी बेगम थी, मेरे ख्याल में घर आ गई हैं। अब अगर मेरी ज़िंदगी रही और मैं ज़िंदा सलामत रहा तो आपसे मैं दोबारा मुलाकात करूँगा अगली बार जब भी आप बुलाएंगे, ठीक है? तो अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान रन मुरीद प्लस घर दामाद। आपको इनसे मिलके कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। और एक चीज़ तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी, वो ये कि बत्ती पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए और रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी होस्ट जेनी। अल्लाह हाफिज़।